अजय नमस्कार, कैसे आप? मस्त एकदम। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जनरली मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में ड्रॉ किया जाता है। इस ग्राफ से अपन क्या पता लगा सकते हैं, इस ग्राफ की खास विशेषता क्या है? तो ये ग्राफ अपने को बताता है सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन का, कि फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम इस ग्राफ से अपने को पता चलती है, और ये भी पता चलता है कि मास नंबर बढ़ने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी के साथ क्या बदलाव होता है, क्या ऐसा कुछ चेंजेस आते हैं किसके अंदर, एटम के अंदर। तो वो इस ग्राफ के अंदर अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं, देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, देखो जैसे मास नंबर, किसी भी एटम का मास नंबर 20 तक जाने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो, पहले हाइड्रोजन, हीलियम, फिर ये लिथियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, सल्फर 56 मैक्सिमम। फिर वापस क्या आ रहा है, मॉलिब्डेनम 100 मास नंबर, फिर आयोडीन, फिर नीचे करते करते यूरेनियम 238 तक चलता है अपना ये ग्राफ। क्या विशेषता है? तो देखो जब तक अपन 20 तक जाएंगे, मास नंबर बढ़ाएंगे 0 to 20 तक, तो सिमिलरली न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कब तक बढ़ेगी? एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा साहब। क्या आएगा? एक मैक्सिमम पॉइंट। तो यहां देख सकते हो कि इसके बाद अपना ये ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है साहब, तो Fe56 के बाद अपना ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है साहब, तो आप नोटिस कर सकते हो कि 40 मास नंबर से 120 मास नंबर तक अपना ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, वो नियरली क्या है, फ्लैट है। क्या है, नियरली क्या है, लगभग फ्लैट है। तो अपन पढ़े, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस शार्पली विथ मास नंबर ए अप टू 20। देख सकते हो ए अप टू 20 तक अपना क्या हो रहा है, ये ग्राफ रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द कर्व बिकम्स ऑलमोस्ट फ्लैट फॉर मास नंबर बिटवीन 40 to 120। 40 से 120 के बीच में अपने ये ग्राफ क्या, लगभग फ्लैट है। सेकंड बात करें, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रीचेस अ मैक्सिमम ऑफ 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़े कमाल की चीज है सर। क्या बाइंडिंग एनर्जी कितनी पहुंच जाती है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? जिसका मास नंबर क्या है, 56। और मास नंबर 56 किसका होता है? आयरन का। सो आयरन न्यूक्लियस क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो कि सर किसी भी एटम की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एवरेज इस ग्राफ से अपन देखें तो 8.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहां से देख सकते हो 40 to 120 तक अपना ग्राफ क्या, लगभग फ्लैट है। तो लगभग अपना क्या है, ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। तो और इसी से अपना कॉन्सेप्ट फिजन और फ्यूजन डेवलप होता है कि अगर मास नंबर 30 से कम है तो क्या होगा, वो न्यूक्लियर एटम या न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा, और जिसका मास नंबर 120 से ज्यादा है वो भी क्या होगा, एटम और न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा। तो इनकी स्टेबिलिटी के कारण ही फ्यूजन और फिजन कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो तीसरा पॉइंट देखें, the average binding energy per nucleon is about 8.5 mega electron volt. 8.5 mega electron volt for nuclei having mass number ranging between 40 to 120. These elements are comparatively more stable. ये यहां से यहां तक जो एलिमेंट आएंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे और नॉन रिएक्टिव होंगे। सर ये रिएक्टिव का मतलब क्या? तो रिएक्टिव का सेंस ये है कि रेडियो एक्टिविटी एक कॉन्सेप्ट आएगा जो आप नेक्स्ट चैप्टर में या इसके बाद लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आगे चले, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा ये अपना ग्राफ धीरे धीरे स्लोली डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां देखो, द हायर मास नंबर द कर्व ड्रॉप स्लोली। तो क्या होगा, जैसे मास नंबर बढ़ेगा तो ये ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे घटने लग जाएगा या डिक्रीज होने लग जाएगा। एंड जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे यूरेनियम 238 की कितनी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपना यूरेनियम क्या है, अनस्टेबल और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर? तो देखो मान लो अगर बाइंडिंग एनर्जी कम हुई, बहुत ज्यादा कम हुई,
या बहुत ज्यादा क्या हुई, ज्यादा हो गई, तो दोनों ही केस में न्यूक्लियर क्या होगा, अनस्टेबल, और क्या करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा। क्या करेगा, अगर क्या होगा, मास नंबर 30 से कम या 170 से ज्यादा, तो दोनों ही केस में न्यूक्लियर एटम अनस्टेबल होगा और एनर्जी क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो आप देख सकते हो 30 से कम वाला मास नंबर क्या होगा, छोटे छोटे एटम होंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियस होंगे और इनका मास नंबर कम होगा, तो क्या करेंगे, ये आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। कौन, 30 से कम वाले छोटे हैं, क्या होंगे, आपस में कंबाइन, जैसे कंबाइन होंगे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इन केस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। मतलब स्मॉल एटम्स विच मास नंबर लेस देन 30 कंबाइन टू गेट स्टेबिलिटी, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। अगर 120 से ज्यादा है तो क्या होगा, बड़ा सा एटम होगा, वो क्या करेगा, टूटेगा, टूटेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों, स्टेबिलिटी पाने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा, तो इस केस को अपन बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। क्लियर, तो देखे पढ़े, द लेसर अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर लाइटर एंड हैवी न्यूक्लियर, लाइटर एंड हैवी न्यूक्लियर, इस साइड में हैवियर, इस साइड में लाइटर, बीच में तो क्या है, ग्राफ फ्लैट है, लाइटर एंड हैवी न्यूक्लियर। एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हल्के होंगे वो न्यूक्लियर फ्यूजन दिखाएंगे और जो भारी होंगे, बड़े होंगे, वो क्या दिखाएंगे, फिजन दिखाएंगे रेस्पेक्टिवली। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इफ लाइटर न्यूक्लियर आर फ्यूज टू फॉर्म हेवियर, छोटे न्यूक्लियर अगर बड़े बनेंगे जुड़कर, लार्ज एनर्जी निकलेगी, एंड और हेवियर न्यूक्लियर आर स्प्लिट इनटू लाइटर वन। दोनों ही केस में अगर हल्के हैं न्यूक्लियर तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, एनर्जी लिबरेट करेंगे, भारी है, टूटेंगे, एनर्जी लिबरेट होगी। जो टूटेंगे उन केस को बोलेंगे फिजन, न्यूक्लियर फिजन। जो जुड़ेंगे, लाइटर न्यूक्लियर, उनको बोलेंगे फ्यूजन। क्लियर हुआ, ये था अपना कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी कर्व का। थैंक यू।